आज का जो हमारा विषय है, हम अपने अधिकारों के ही अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अधिकार और दायित्व के बीच के संबंध को समझेंगे और फिर मानवाधिकारों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसा कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में हमें मिलता है। यही पुस्तकें हैं जिनको हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 4 कक्षाओं से हमने इसको इस्तेमाल किया है। इसी में इन्हीं पुस्तकों से अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अलग अलग भाग हैं जिसका प्रयोग करते हुए हमने इन कक्षाओं को बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वही है जो मैंने पहले आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सबसे प्रमुख जो हमें बातें करनी है, एक तो हमें अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के संबंध को समझना है और मानवाधिकार को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहला हमें जानना है कि अधिकार, कर्तव्य या जिम्मेदारियां जो होता है, इनके बीच में संबंध क्या होता है। देखिए, इस संबंध को समझने के कई तरीके हैं। मसलन कभी कभी आपने सुना होगा कि मेरे कोई ड्यूटी नहीं है, मेरे सिर्फ अधिकार हैं। और वहीं कुछ लोग बोलते होंगे कि अधिकारों के बारे में कम बात कीजिए और अपने कर्तव्यों के बारे में ज्यादा बात कीजिए। आमतौर पे कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी इस तरह की बात करते हुए हमें नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संघ लोक सेवा आयोग ने भी इस टॉपिक में से कई सारे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे हैं। मतलब कि ये टॉपिक ऐसा है जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं और ये हमारी समझदारी को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियों के बीच संबंध की बात होगी तो एनसीईआरटी के लेवल से यदि हम बात करें तो दायित्व और जिम्मेदारियों को आप पर्यायवाची की तरह समझिए। यह सत्य है कि दायित्व और जिम्मेदारी में भी फर्क होता है, परंतु उस फर्क को समझना सामान्य अध्ययन या मैं यूं कहूंगा वैकल्पिक विषय के स्तर का वो प्रश्न है। तो एनसीईआरटी और कुछ हद तक सामान्य अध्ययन की हम बात करें तो हम इसे एक पर्यायवाची या पर्याय की तरह रखेंगे, ताकि हमारे मन में कोई शंका या दुविधा उत्पन्न न हो। जहां तक इन संबंधों की बात है, तो जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो यहां पे हमें ज्यादा मदद करती है ओल्ड एनसीईआरटी। मतलब कि ओल्ड एनसीईआरटी में इससे संबंधित ज्यादा बेहतर बातें बताई गई हैं और ये हमें समझाती है कि किस प्रकार हमें अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, अधिकार और दायित्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक तरफ लिखा है अधिकार, ठीक है, एकदम सरलता से समझिए, अगर एक तरफ हम लिखते हैं अधिकार तो इसी से जुड़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं दायित्व। यानी एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बीच की यदि आपको संबंधों को समझना हो तो ओल्ड एनसीईआरटी कहती है कि इनके बीच एक दोहरे किस्म का रिश्ता होता है। अब देखिए, यहां मैं चरित्र के दोहराव की बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी ये बात नहीं कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि द्विआयामी है, दोहरा रिश्ता है, दोहरा रिश्ता द्विआयामी किस्म का है, दो आयाम है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, सबसे पहला, यदि किसी व्यक्ति के अधिकार हैं, ठीक है, तो समाज का दायित्व है कि वह उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति एक बेहतर जगह दे और समाज उस व्यक्ति के अधिकारों का यथोचित सम्मान करे। मतलब कि उचित सम्मान करे। स्थिति के अनुसार उचित सम्मान समाज को किसी व्यक्ति के अधिकारों का करना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति का भी यह दायित्व बन जाता है कि वह दूसरे के अधिकारों को समान मान्यता प्रदान करे। मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूं समाज, तो समाज का दायित्व क्या है? समाज का दायित्व है कि वह व्यक्ति के अधिकारों को सम्मान दे, ठीक है, यानी जो व्यक्ति के अधिकार हैं इसको क्या दे? सम्मान दे। और उसी प्रकार इस व्यक्ति का यह दायित्व बन जाता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को उचित सम्मान दे। एक तो पहली बात यह समझ में आती है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें, क्या जरूरत है? नहीं करते हैं, मान लीजिए नहीं करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो देखिए, एनसीईआरटी हमें बताती है कि आप समाज को समझिए। समाज क्या है? समाज पारस्परिकता पर टिका होता है, यानी कि रेसिप्रोसिटी, यानी कि एक प्रकार का आपसी अंतर संबंध। और इसे एनसीईआरटी बड़े ही कमाल के शब्दों में लिखती है कि जो पाता है वह देता है और जो देता है वह पाता भी है। मतलब कि आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं
तो आपको उसके बदले में कुछ देना भी होता है। और यदि आप समाज को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में समाज आपको कुछ चीजें प्राप्त भी कराता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति का अधिकार दूसरों के अधिकारों के से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों को यह समझना है कि जितने मेरे अधिकार हैं इतने ही किसी और व्यक्ति के भी अधिकार हैं, और जितने किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार हैं उतना ही मेरा भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसमें पारस्परिकता का खेल कहां से आता है। देखिए, पारस्परिकता को समझने के लिए मैं आपको कुछ मॉडल से समझाता हूं ताकि आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो सके। देखिए, हम 3 प्रकार के मॉडलों की बात कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल करूं, तो ये हमारे पास एक बन गया है ना, और मैं यहां लिख देता हूं कि ये एक समाज का मॉडल है। इसी प्रकार एक मॉडल हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा मॉडल बन गया, और एक तीसरा मॉडल हम ले लेते हैं जिसे हम त्रिभुज के रूप में कोण की तरह समझ सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एक तीसरा मॉडल। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम समझते हैं कि समाज कैसे कैसे हमें नजर आएगा। मान लीजिए ये समाज के अलग अलग मॉडल हैं, और यहां देखिए इस समाज को हम बोलते हैं कि ये समाज किससे बना हुआ है, ये बहुत सारे व्यक्तियों से बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कई सारे व्यक्ति हैं, ऐसे हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कई सारे व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति अलग अलग रूप में हमें नजर आते हैं कि अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी प्रकार यहां अगर हम बात करें तो एक रेखा खींच देते हैं। यहां मान लीजिए हम लिख लेते हैं अमीर लोग, ठीक है, संपन्न लोग, और यहां लिख देते हैं आम जन, आम लोग, या हम चाहें तो गरीब भी लिख सकते हैं। और अगर इसकी हम बात करें तो यहां भी ये रेखा खींच देते हैं। यहां हम लिख देते हैं समाज के अभिजन लोग जो एकदम शीर्ष पर हैं, समाज के वो लोग जिन्हें स्वामी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, समाज के मान लीजिए ऊंचे स्थान पर मौजूद लोग, ठीक है, ये लिख दिया। और ये हमारा हो गया आमजन सबसे नीचे, या समाज का वंचित समुदाय, समाज के गरीब आदि। देखिए तीनों क्या हैं, तीनों समाज के अलग अलग किस्म के ढांचे हैं जिसके माध्यम से हम एक बेहतर समझ को बना सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, 2 तरीकों से हम प्रश्न उठा सकते हैं। क्या अमीर लोग बिना गरीब के रह सकते हैं? क्या यह संभव है कि अमीर व्यक्ति गरीब के बिना सोचे हुए ही अपना जीवन चला पाए? क्या समाज का अभिजन, समाज के स्वामी, समाज के ऊंचे लोग उन लोगों के बिना रह सकते हैं जो आम जन हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं? इसी प्रकार क्या ये व्यक्ति आपस में बिना किसी पारस्परिकता के जीवन बेहतर अपना बना सकते हैं? है ना, देखिए क्या कह रहा है, समाज किस पे टिका है? समाज पारस्परिकता पर कार्य करता है। ठीक है, तो समाज जो है इसमें किस चीज का सबसे पहला मिलेगा हमें? इसमें मिलेगा पारस्परिकता, है ना, इसके ऊपर ये काम करता है। तो ये हमें बता रहा है कि एनसीईआरटी हमें कह रही है कि समाज इस रूप में काम करेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम पारस्परिकता को खोजने का प्रयास करें तो हमें पारस्परिकता कहां कहां नजर आती है। मैं बड़ा आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर हम इस क्लास का ही एग्जांपल लें तो इस क्लास में हमारे पास क्या है? एक डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जिस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं? एक डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इस क्लास को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है मेरे पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। ये हो गई पहली जरूरत। डिजिटल बोर्ड मेरे पास तब तक नहीं होगा जब तक किसी व्यक्ति ने इसका निर्माण ना किया हो। अगर दुनिया में इसका कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति ही नहीं, कोई संस्थान ही नहीं, तो क्या मुझे डिजिटल बोर्ड मिल पाएगा? उत्तर है जी नहीं। इतना ही नहीं, निर्माण की बात अलग है, मेरे पास इसे पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए जो मुझे मेरे पास इस डिजिटल बोर्ड को पहुंचा दे। अगर मेरे पास पहुंचाने वाला ही नहीं है तो मैं कहां से आपको पढ़ा पाऊंगा? इतना ही नहीं, मेरा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए एक संस्थान होना चाहिए अगर हम आज की बात करें, या मेरे पास इतना तंत्र होना चाहिए कि मैं एक कैमरा लेकर एक वाईफाई तकनीक के साथ इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊं। इतना ही नहीं, मैं आपके बारे में कैसे भूलूं? अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरे पास विद्यार्थी भी तो होने चाहिए। अगर मेरे पास विद्यार्थी ही नहीं होंगे, वो लोग ही नहीं होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं किसे पढ़ाऊंगा?
मैं क्या बोलता रहूंगा, वगैरह वगैरह। आप चाहें तो इसे और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके दैनिक दिनचर्या की हम बात करें, आप लोग सुबह उठकर तैयार होकर सुबह जब उठे तो आपको एक अच्छी नींद प्राप्त होने के लिए बिजली तो चाहिए ही कि भाई पंखा वंखा चले, कूलर चले। आप संपन्न है तो आपके घर में एसी चले, है ना। तो कूलर पंखे के लिए बिजली चाहिए, उसे कोई बनाने वाला होना चाहिए। दूसरा, जब आप उठ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि भाई मुझे कोई नाश्ता मिल जाए। अब जब आप दूध खरीद के लाते हैं तो वो किसी और ने बनाया, आप जिस दुकान पे गए वो किसी और की है, उसके लिए कोई और मेहनत कर रहा है, उस दुकान पर दूध कोई और सुबह छोड़ रहा है। भले ही आप बनाना जानते हो लेकिन मसाले से लेके सब कुछ किसी और ने किया। आप सब्जी बना रहे तो सब्जी आपको बाजार से मिली, बाजार में सब्जी मंडी से आई, मंडी के पास किसी और ने पहुंचाया, इसे उगाया किसी किसान ने, किसान के पास बीज कहीं और से पहुंचे। मतलब आप सोचिए कि अगर आप अपने जीवन के बड़े छोटे छोटे पहलुओं पर गौर करने का प्रयास करेंगे तो साफ नजर आएगा कि समाज किस पे टिका होता है। समाज टिका होता है पारस्परिकता पर। और यदि हमारे जीवन के इतने छोटे छोटे पहलू, आप जब मान लीजिए लाइब्रेरी में जाके एक क्लास देख रहे हो तो लाइब्रेरी ने किसी ने लाइब्रेरी बनाई होगी। अगर आपके घर से लाइब्रेरी दूर है तो बस का इस्तेमाल या मेट्रो का इस्तेमाल किया होगा आपने, या किसी अन्य वाहन का जिसके माध्यम से आप अपनी क्लास पहुंच सकें या लाइब्रेरी पहुंच सकें। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें कोई ना कोई पारस्परिकता का सिद्धांत जरूर मिला होता है, उसके अंदर जरूर शामिल होता है। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि समाज किस पे टिका होता है, पारस्परिकता पर टिका होता है। और यदि हमारे जीवन के इतने छोटे छोटे पहलू में इतना घोर अंतर संबंध मौजूद है तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि अधिकार, उनमें ऐसा कैसे हो सकता है कि पारस्परिकता ना हो। इसी बात को एनसीईआरटी हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि समाज किस पे टिका है, समाज काम करता है पारस्परिकता पर। और यदि अगर आपको अधिकार मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ देना भी होगा समाज को, या अगर समाज चाहता है कि उसका समाज बचा रहे, जीवन अच्छा हो, समाज मौजूद रहे, तो उसे व्यक्तियों के अधिकारों को यथोचित सम्मान और स्थान देना होगा। यह है एनसीईआरटी का पहला तर्क। यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के अधिकारों से, याद रखिएगा, किस रूप से जुड़ा हुआ है, अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के अधिकार सामाजिक कल्याण या सामूहिक कल्याण का अभिन्न अंग होते हैं। बिना व्यक्ति के अधिकारों के ना तो सामाजिक कल्याण हो सकता है, और बिना सामाजिक कल्याण की सोच लिए व्यक्ति के अधिकार अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। यह तर्क स्पष्ट तौर पर एनसीईआरटी हमें समझाने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक किस रूप में है? यदि हम बात करें सामाजिक कल्याण की, तो सामाजिक कल्याण तब तक संभव नहीं है, सामाजिक कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक वह व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता नहीं देता। ठीक है? और व्यक्ति के अधिकार तब तक आप उसका इस्तेमाल, प्रयोग या आनंद नहीं ले सकते जब तक ये सामाजिक कल्याण या सामाजिक भलाई से न जुड़े हो। जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैंने एक उदाहरण देकर आपको ये बात समझाने का प्रयास भी किया है। देखिए, भूल कर भी ये ना सोचें कि आपके पास एसी इस्तेमाल करने का अधिकार है। जी नहीं, क्योंकि एसी का इस्तेमाल आपका निहित स्वार्थ हो सकता है, लेकिन एक स्वच्छ पर्यावरण, वृक्षारोपण, वृक्षों की मौजूदगी, हरित रूप से प्लैनेट पर या पृथ्वी पर ग्रीन कवर का होना, हरी चादर का होना, वृक्ष वृक्ष नजर आना, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण केवल आपके निहित स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं है। वृक्षारोपण के अंदर एक और बात छुपी हुई है कि वृक्षारोपण के माध्यम से पूरे के पूरे समाज का कल्याण संभव हो पाता है। इस बात को एनसीईआरटी हमें समझाने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, जिस समाज में लोग अपने कर्तव्यों की कम परवाह करते हैं, मतलब वो केवल अधिकारों पर ज्यादा जोर देते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के संपूरक हैं या पूरक हैं, इनके बीच में अनुपम सम्मिश्रण मौजूद है। जिस समाज में यह चेतना नहीं होती और इसकी जगह एक विपरीत चेतना प्रबल होती है कि हमारे अधिकार ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्तव्यों से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी कहती है कि अगर अपने अधिकारों के प्रति अधिक लगाव रखते हैं,
अपने कर्तव्यों की कम परवाह करते हैं तो अंततः वह समाज क्या हो जाता है, वह समाज विघटित हो जाता है, वो समाज बचता नहीं है, अंततः वो बचता नहीं है और क्या बन जाता है, एक जंगल के रूप में बदल जाता है, मतलब वो एक जंगल बन जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करें कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। तो चलिए फिर से हम लोग एक मॉडल से इसे समझेंगे और बड़ा अच्छा मॉडल हमारे पास ये कौन का रहेगा। देखिए आइए समझने का प्रयास करते हैं, बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हम एक ऐसे समाज की बात करें जिस समाज में दास प्रथा मजबूती के साथ मौजूद थी। एक ऐसे समाज की बात की जाए जहां दास प्रथा मजबूती के साथ मौजूद थी। मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्वतंत्र हैं, ठीक है, जिनके पास उनकी सेवा के लिए दास हैं, जिन्हें हम स्वामी के नाम से भी जानते हैं, स्वामी या फिर मास्टर। और इसी प्रकार नीचे वो लोग होंगे इस समाज में जिन्हें हम दास के नाम से जानते हैं। यानी कि समाज की संरचना ऐसी है कि यह समाज शोषण पर टिका हुआ है। स्वामी लोग किसका शोषण कर रहे हैं, दास का शोषण कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें और उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए यह समाज पितृसत्ता पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाज के शीर्ष पर हैं वो हैं हमारे पितृसत्ता को मानने वाले लोग, मतलब कि वो लोग जिन्हें पितृसत्ता ज्यादा बेहतर लगती है, समाज के मर्द वगैरह। और नीचे कौन होगा, जिन्हें हम कहते हैं महिलाएं। देखो क्लास के पुरुषों, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, मैं आप लोगों को मर्दवादी सोच का थोड़ी बोल रहा हूं कि आप उसकी पेशकश करते हैं। मैं तो ऐसे समाज की बात कर रहा हूं जहां पे मर्दों का बोलबाला हो, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहें तो इसमें एक और उदाहरण जोड़ सकते हैं। मान लीजिए वो लोग या वो जातियां, कुछ ऐसी जातियां जो अपने आप को ऊंचा मानती हैं, ठीक है, कथित तौर पर, जो दूसरों का शोषण करती हैं। मान लीजिए इस समाज में जातिवाद प्रबल है, तो नीचे कौन होंगे, वो लोग जो वंचित समुदाय से आते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं रहा है कि अतीत में इस प्रकार के समाज नहीं रहे, अतीत में इस प्रकार के समाज जरूर रहे हैं और इन समाजों में अधिकारों की कोई संकल्पना नहीं थी। ये समाज कैसे थे, जो स्वामी थे ये दास का शोषण करते थे, जो पुरुष थे ये महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, और जो जातिवादी लोग हैं वो वंचित समुदाय का शोषण कर रहा है। आप इस प्रकार से एक समाज की संकल्पना कर सकते हैं। अब ये समाज क्या है, इस समाज के आगे चल के हुआ क्या, यानी ये समाज किस पे टिका है, ये समाज टिका हुआ है घनघोर असमानता पर। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग, किस पे टिका हुआ है, असमानता पर। ये समाज टिका हुआ है अत्याचार पर, यह समाज टिका हुआ है अन्याय पर। और ऐसे समाज में क्या हुआ, यह समाज टिका हुआ है सामाजिक विषमता पर, है ना। इसी प्रकार से तो हम इसकी व्याख्या करेंगे कि यह समाज कैसा है, यह सामाजिक विषमता पर, अन्याय पर, अत्याचार पर आदि पर टिका हुआ है। अब यहां प्रश्न उठता है कि इस समाज का अंत में भविष्य कैसा होगा, यह समाज किस तरफ अग्रसर होगा। तो देखिए दो धाराएं निकलती हैं। एनसीईआरटी हमें ये बात समझा चुकी है और पिछली कक्षा में मैंने इस बात को आपको समझाने का प्रयास किया था जब आप हमसे मुख्य तौर पर विशेषताएं पढ़ रहे थे और क्यों संविधान को समानता की तरफ, कल्याण की तरफ देखना चाहिए, इसके बारे में हमारी बातचीत जब हो रही थी उस कक्षा में मैंने इस पॉइंट का जिक्र किया था। जिस भी किसी समाज में अन्याय, विषमता, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, या तो वैसे समाज में हो जाता है विद्रोह, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्रोह। विद्रोह क्या करता है अंत में, ये करता है असंतुलन, है ना। विद्रोह क्या करेगा, असंतुलन लेके आएगा, यानी कि समाज में क्या पैदा हो गया, अस्थिरता, यही ना पैदा हुआ, अस्थिरता। लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं हो रहा है और ये समाज इसी प्रकार की रीतियों के साथ चलता जा रहा है जिसका साक्षी इतिहास रहा है। इतिहास में एक जमाने में दास प्रथा थी, इतिहास में एक जमाने में जातिवाद बड़ा ही घंघोर और अत्याचारी किस्म का था।
इतिहास में एक जमाने में पुरुषों की सत्ता बड़ी ही मजबूती के साथ कायम थी। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि श्वेत रंग के लोग या श्वेत व्यक्तियों के लिए बनी संस्थाएं अश्वेत व्यक्तियों पर अत्याचार करती थीं। इतिहास इस बात का भी साक्षी रहा है कि औपनिवेशिक समय में जो औपनिवेशिक राज्य के लोग थे उनके पास ज्यादा सत्ता थी, और जिन्हें औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन बनाया गया, जो उपनिवेश के रूप में कॉलोनी में दास के रूप में रहते थे, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो हमें क्या पता लगता है कि इतिहास में तो ऐसा हुआ है। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा समाज पारस्परिकता पर नहीं टिका होता, जहां लोग केवल अपने अधिकारों को देख रहे हैं, सिर्फ अपने अधिकारों को। कोई ये नहीं देख रहा कि हमारे भी दायित्व हैं कि हम बाकियों को भी अधिकार दें। कोई पारस्परिकता को नहीं देख रहा। ऐसा समाज क्या बन जाता है? ऐसा समाज बन जाता है जंगल। और आप सब जानते हैं जंगल में किसका कानून चलता है। शेर मत बोल देना कि जंगल में शेर कानून चलता है, वो नहीं। जंगल का कानून क्या है? जंगल का कानून क्या होता है? आप लोग बड़ा साधारण भाषा में समझना चाहें तो आप लोगों ने एक तर्क सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना है कि नहीं सुना है? लाठी किसके पास है? यहाँ पे शक्तिशाली के पास है, स्वामी लोगों के पास है, मर्दों के पास है, जातिवादी व्यक्तियों के पास है, और किसे एक तुच्छ भैंस नामक प्राणी के समतुल्य रखा जा रहा है। वो कौन हो गया? तो वो हमारे दास हो गए, महिलाएं हो गई, वंचित समुदाय के लोग हो गए। यानी कि अगर आप जंगल में देखें तो चलता है माइट इज राइट, माई वे और हाईवे, है ना, या तो मेरा मार्ग अपनाओ या भाड़ में जाओ। इस प्रकार की सोच विद्यमान होती है, प्रबल रूप में मौजूद होती है। और इसीलिए जब कभी भी आपको ऐसा समाज चलाना होता है जहां पे शोषण हो, जहां पे अधिकारों को, सभी को सम्मान के साथ सबके अधिकार न हो, जहां पारस्परिकता का अभाव हो, ऐसा समाज हमेशा जंगल की तरह चलता है। और यहां पर जितने भी कानून या समाज बनाया जाएगा वो बलपूर्वक उसको चलाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी ये होता है हमारा ऐसा समाज जो बल पर आधारित हो। ठीक है, इसमें बल होता है। ऐसे समाज में दमन होगा, ऐसे समाज में आवाजों को रौंद दिया जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे तो समझिए इस बात को कि जब कभी भी आप समाज की बात करेंगे और जहां लोग अपने कर्तव्यों की कम परवाह करते हैं और अपने अधिकारों के प्रति अधिक लगाव रखते हैं, यानी लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं सोचते, पारस्परिकता का बोध नहीं होता, अपने दायित्वों को ज्यादा मजबूत नहीं मानते, ऐसा समाज अंततः क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। हो सकता है 80 साल 100 साल इस सब में वो चल जाए। औपनिवेशिक समय की बात करें तो भारत में भी 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया कि नहीं किया? उत्तर मिलता है कि किया था। तो ये साफ दिखता है कि हाँ, ऐसा होता है। लेकिन सत्य क्या है कि अंत में अंग्रेजों को जाना पड़ा। हमें नजर आता है कि आज के समय पर भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां पर अधिकारों के बारे में और दायित्वों के साथ उसके संबंध पर ज्यादा दर्शन नहीं मिलता। वहां पे बलपूर्वक शासन को चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्तर कोरिया की बात करें, किम जोंग उन वाला, आज के समकालीन चीन की बात करें, या फिर अगर आप थोड़ा अतीत में जाएं, बहुत बहुत पहले नहीं जाना है, थोड़ा सा ही जाइए, भूतपूर्व सोवियत रूस, वहां पर तो कोई बात ही नहीं होती थी। वहां तो उल्टा था, दायित्व पर ज्यादा जोर था, अधिकार पर कम था। वो भी समाज विघटित हो गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया था। या अगर इसी तरह से विपरीत सोच रखें कि दायित्वों पर या कर्तव्यों पर ज्यादा जोर हो और अधिकारों पर कम हो, वो भी विघटित हो जाएगा, उल्टा भी यही चलेगा। तो आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ कि जो बंगाली मुसलमान थे उनके अधिकारों और दायित्वों को बहुत ही दोयम दर्जे का स्थान दिया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के अधिकार और दायित्वों का हनन किया, तो वो भी विघटित हो गया। तो हमें क्या समझ में आता है कि जहां अधिकारों पर ज्यादा जोर हो, कर्तव्य पर कम हो, वो विघटित हो जाएगा, और जहां कर्तव्य पर बहुत जोर दिया जाए, अधिकारों पर कम हो, वैसा समाज भी लंबे समय तक नहीं टिकता, अंततोगत वो भी विघटित हो जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, और काल्पनिक उदाहरणों से भी हम इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसा समाज एक जंगल में बदल जाता है जहां बल का कानून हावी होता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को अधिकार प्राप्त हो, कि हर किसी का अधिकार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके अधिकार रहें, यह जरूरी है कि दायित्वों को भी उसी प्रकार का सम्मान दिया जाए। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि अधिकार ज्यादा दायित्व कम,
दायित्व ज्यादा अधिकार कम, ऐसा नहीं। जितना सम्मान और मान अधिकारों को मिल रहा है उतना ही सम्मान और मान दायित्वों को भी मिलना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी कैसे लिखती है। प्रथम, कोई भी समाज पारस्परिकता के सिद्धांतों पर ही क्रियाशील हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारे अधिकारों के संदर्भ में समाज का यह दायित्व है कि वह उन्हें यथाउचित सम्मान दे। इसके साथ ही हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम दूसरों के ऐसे ही अधिकारों का समान मान्यता प्रदान करें, कि उनको भी सेम दें। समाज इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो पाता है वह देता है और जो देता है वह पाता भी है। वास्तव में हमारे अधिकार समाज के सभी सदस्यों के सामूहिक कल्याण का एक अटूट हिस्सा है। हम जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हम सामाजिक कल्याण के विचार से बिना जुड़े हुए अपने अधिकारों के बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते। इस कारण किसी अधिकार विषय संबंधी हमारे उपभोग का अनुपात अनिवार्यतः इस तथ्य पर टिका होता है कि समाज के अन्य सदस्य इस अधिकार का उतना ही उपभोग कर पाते हैं अथवा नहीं। हमारे अधिकार इस अर्थ में समाज के अन्य सभी सदस्यों के उक्त अधिकार से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। एक पक्ष दूसरे के बिना अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। और जिस समाज में लोग अपने कर्तव्यों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि वे अपने अधिकारों पर देते हैं, वह समाज कभी कभी विघटित हो जाता है। दूसरे व्यक्तियों के मूल्य पर उनके स्वयं के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने संबंधी उनके निरंतर प्रयास वास्तव में उस समाज को एक ऐसे जंगल के रूप में बदल देते हैं जिसमें अंततः बल का कानून चलता है कि तुम्हारे अधिकार शून्य रहेंगे, मेरे अधिकार ही चलेंगे। वैसा अधिकार बल, वैसा समाज बल पर चलता है, न कि समान महत्व के अधिकारों की श्रृंखला पर। यह बात हमें एनसीईआरटी समझाने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं, अधिकारों के बारे में यह भी कहा जाता है। पहला हो गया कि पारस्परिकता का विचार है। दूसरा विचार क्या आ गया कि अधिकार क्या है। अधिकार नागरिकों के पास राज्य के खिलाफ दावे के रूप में होते हैं, लेकिन उन्हें योगदान भी देना चाहिए। देखिए यहीं से यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर सवाल निकाला था कि अधिकार क्या है। तो अधिकार किसी भी देश में नागरिकों के राज्य के खिलाफ एक दावे हैं। अगली कक्षा में जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो हमारे पास एक दावा आ गया ना, राज्य के खिलाफ आ गया। अगर राज्य भेदभाव कर रहा है तो उसको कोर्ट ले जाएंगे, ऐसे समझिए। लेकिन माना कि यह सच है, परंतु हमारे कुछ दायित्व हैं, हमें योगदान भी देना चाहिए। और एनसीईआरटी हमें समझाती है कि व्यक्ति किस प्रकार किसी भी देश में अपना दायित्व दे सकता है या योगदान दे सकता है। तो देखिए, योगदान देने के कई तरीके हैं। मसलन हम सामाजिक कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए बड़ी गर्मी पड़ रही है, गरीब लोग हैं, ठीक है, या अफसर लोग हैं या आम नागरिक है, वो गर्मी में सड़क पर जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, प्याऊ स्थापित कर दिए। ये हमने क्या कर दिया, योगदान दे दिया। मान लीजिए कि गाड़ी है, रोड पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में एक एम्बुलेंस को गुजरना है, या मान लीजिए कहीं आग लग गई है और दमकल विभाग की गाड़ियां सड़क पर सायरन बजा रही हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में हम लोग खुद स्वेच्छा से बिना किसी ट्रैफिक के पुलिस के होते हुए अगर जगह बना देते हैं और उस गाड़ी को आगे निकलने देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम अपना योगदान समाज को दे रहे हैं सामाजिक कार्य करके। इतना ही नहीं, नागरिक समाज में, मतलब अगर आप देखें तो सिविल सोसाइटी की हम बात करें, यानी वो क्षेत्र जो सरकार और परिवार के बीच का क्षेत्र है, ऐसे समाज में अगर नागरिक चाहें तो वो नागरिक समाज में योगदान देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, बड़ा साधारण सी बातें हैं। चुनाव चल रहे हैं, कैसी भी गर्मी हो, अरे छाता ले लीजिए, टोपी पहन लीजिए, सुबह सुबह उठ जाइए और जाके मतदान कीजिए। ये क्या हो गया, राष्ट्र के प्रति आपका योगदान हो गया। इतना ही नहीं, जो सार्वजनिक महत्व के स्थान हैं, इतने सारे देश में हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। दिल्ली में लाल किला है, आगरा में लाल किला है, बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं। ऐसे तमाम जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपको बताता हूं, एक हुमायूं का मकबरा नाम की जगह है। यूं समझ लीजिए वो ताजमहल से पहले उसका एक कॉपी है। अब मान लीजिए वहां आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि वहां की दीवारों पर किसी ने दिल बना दिया है, कोई उसी में से तीर निकाल दे रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सामाजिक महत्व के स्थानों को इतना ज्यादा प्रदूषित क्यों कर रहे हैं?
उस बिल्डिंग को आप नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये ना करें, हम उसका सम्मान करें, उसे बचाएं। इतना ही नहीं, सड़क पर मान लीजिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अब आप जाके उसको जलाते रहें, काटते रहें। सार्वजनिक महत्व के पार्क हैं, पार्क को आप गंदा करते रहें, ये नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य, जैसे मूल कर्तव्यों में भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 को, उसमें बड़ा कमाल का एक मूल कर्तव्य, जो मुझे लगता है कि आप लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। आप जब कुछ भी काम करते हैं तो कभी कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है कि हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, है ना, हमारे अंदर थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं, एक प्रकार की भावना जग जाती है कि अरे पता नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में आप सुनिए, मूल कर्तव्य में ही लिखा हुआ है कि जो कोई भी काम करें उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करें। मतलब कि मान लीजिए मैं शिक्षक हूं, तो मैंने जब पहली बार मूल कर्तव्य पढ़े थे तो मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं इन मूल कर्तव्यों का पालन करूंगा। राष्ट्र के प्रति मेरा इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता कि राष्ट्र में ही सरकार ने जिन पुस्तकों का निर्माण किया, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, इसे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही ना सके। इसे ऐसे पढ़ाया जाए कि एक एक बिंदु मैं अपने छात्रों तक पहुंचा सकूं। ये नहीं कि मैं बोल दूं अरे ये तो एनसीईआरटी है ही नहीं। देखिए, दिखा रहा हूं मैं आपको कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राष्ट्र के प्रति मेरा योगदान है। या मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपसे बेहतर कोई तैयारी ना कर सके, आप ऐसे अफसर बनिए कि आपसे बेहतर कोई अफसर न बन सके। इस प्रकार हमें समझना है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करके हम सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि मूल्यवान निर्णय लेना, बहकावे में न आना, मूर्खता से परिपूर्ण निर्णय न लेना। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले निर्णय को न लेना। या फिर जब मान लीजिए राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात हो तो मेहनत कीजिए, राष्ट्र को मजबूत बनाइए, पंथ निरपेक्ष रहिए, समाजवादी चिंतन रखिए, सभी की स्वतंत्रताओं का सम्मान कीजिए, मानवाधिकार को सुरक्षित रखिए, या फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए हम हर समय तैयार रहें। कल को मान लीजिए भारत और चीन में युद्ध छिड़ जाए, कल को मान लीजिए भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए, राष्ट्र आपसे मांगे कि आपकी जरूरत है, तो जाइए, आप राष्ट्र के प्रति हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए सजग रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अधिकारों को दायित्वों से जोड़ देते हैं, मान लीजिए पूछा जाए कि आखिर जब हम अधिकार को दायित्व से जोड़ देते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, या इसे करना जरूरी क्यों है, क्यों जोड़ें अधिकार को दायित्व से, क्यों हम ऐसा काम करें। तो एनसीईआरटी हमें कहती है कि ये अधिकारों को पूर्ण बनाते हैं और समाज को क्या करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, जब किसी समाज में कर्तव्य पर जोर ना हो, केवल अधिकारों पर जोर हो, तो वो समाज को जंगल के रूप में बदल देते हैं, इसमें अंततः बल का कानून ही हावी हो जाता है। हर कोई अपने अधिकारों का समान उपभोग कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम दूसरे के प्रति अपने दायित्व व कर्तव्यों को सहज रूप से स्वीकार करें। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए देखें कि अगर हमारे अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे की तरह हैं, तो उसकी समृद्धि की दिशा में हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। इन दायित्वों का निर्वाह हम ऐसे कार्यों द्वारा करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करना, यह हमारा क्या है, दायित्व है। इसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि हम स्थितियों का सर्वोत्तम लाभ उठाएं। मतलब अगर सरकार हमें ऐसा स्थान दे रही है, ऐसे हमें माहौल दे रही है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, तो हमारा दायित्व क्या है कि इसका सर्वोत्तम लाभ उठाया जाए। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर सरकार ने सरकारी स्कूल खोले हैं, उन सरकारी स्कूलों के हालात कैसे भी हों, अगर स्कूल खोला है, सरकार ने एनसीईआरटी को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, तो हमारा दायित्व क्या है, हमारा दायित्व है कि हम उन एनसीईआरटी से ऐसे पढ़ें कि हमसे अच्छा कोई पढ़ ही ना सके। इस प्रकार का तर्क हमें एनसीईआरटी दे रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व निभाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पुत्र अथवा कवि के रूप में ही अपना योगदान दे, यह आवश्यक नहीं है कि आप बैठ के कविता लिख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के पुत्र हैं तो आपके पास अधिकार है, नहीं, आप छोटे छोटे कार्य करके भी अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एनसीईआरटी कहती है कि आवश्यक यह है कि वह अपने आप को स्वयं पहचानते हुए अपनी क्षमता व सामर्थ्य के आधार पर ईमानदारी से समाज को अपना योगदान दे, अपने व्यक्तित्व का विकास
करे। इसी प्रकार देखिए, हर नागरिक को उन स्थितियों और सवालों पर अपना मूल्यवान निर्णय देने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनका वह दैनिक जीवन में लगातार सामना करता है। टैक्स कितना होना चाहिए, कितना देना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य अगर हमारे लिए अनुकूल वातावरण बना रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि राज्य भी हमारे अधिकार में हस्तक्षेप करे। राज्य तभी तक न्यूनतम स्तर पर हस्तक्षेप करता है जो समस्त समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार एनसीईआरटी हमें समझा रही है कि पारस्परिकता क्या है। पारस्परिकता समाज को बेहतर आधार प्रदान करती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो अब मैं आपको लेके आता हूं न्यू एनसीईआरटी में। अभी तक हम लोग कहां से पढ़ रहे थे, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। अब जब हम न्यू एनसीईआरटी में आते हैं, राजनीति सिद्धांत किताब और उसका अध्याय नंबर 5, तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, अधिकार और जिम्मेदारियां। तो ओल्ड एनसीईआरटी में दायित्व शब्द का प्रयोग हुआ है, कर्तव्य का प्रयोग हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में जिम्मेदारी का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हम इसे एक पर्याय की तरह देखेंगे। तो देखिए, अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर क्या अधिरोपित करते हैं, दायित्व अधिरोपित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे, इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, अधिकार जाहिर सी बात है हमें इस तरफ भेजते हैं, मजबूर करते हैं, इशारा करते हैं कि हम क्या करें, हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और हितों के बारे में सोचें। यह सच बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा अधिकार है कि मैं पढ़ सकूं तो मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरा अधिकार है कि मैं अपने जीवन को बेहतर कर सकूं तो मैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कार्य करूंगा। इसमें कुछ गलत नहीं है छात्रों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ एनसीईआरटी कहती है कुछ चीजों की रक्षा करने के लिए भी मजबूर करते हैं जो सभी के लिए अच्छा है। मतलब केवल आपके लिए अच्छा नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। यानी अधिकार हम पे एक दायित्व डालते हैं कि अपने जीवन को बेहतर करने के लिए तो काम करो ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को बचाने के लिए भी काम करो जो सार्वजनिक रूप से अच्छी हो, सामाजिक कल्याण करती हो या सभी के लिए शुभ हो। मतलब क्या हुआ, जैसे सार्वजनिक हित को भी बचाओ। अर्थ यही ना बना कि कुछ ऐसा करो कमाल ना हो जाए, सार्वजनिक हित बचे। हालांकि सार्वजनिक हित होगा तो कमाल तो हो ही जाएगा। उदाहरण देखिए, ओजोन परत की रक्षा करना। आप सब जानते हैं हमने विकास का ऐसा मॉडल अपनाया है और इतना अंधाधुन विकास की होड़ हमने लगा ली कि उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ आए, हमने ये देखा कि ओजोन लेयर ने क्या किया, O3 3 एक साथ आके वो हमें सूर्य की खराब किरणों से बचाते थे और पृथ्वी के उस ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद होने लगा था। अब तो जाके हालात है कि बेहतर होने लगा है। तो ओजोन परत की रक्षा करना सिर्फ मेरे लिए लाभदायक नहीं है, समस्त मानव जाति के लिए लाभदायक है, समस्त मानव समुदाय के लिए लाभदायक है। ऐसे ही वायु और जल प्रदूषण को कम करना, अरे बहुत जरूरी है ना। स्वच्छ हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा, जल दूषित रहेगा तो क्या होगा। इसके ऊपर आजकल निरंतर डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं। यमुना को साफ करें, गंगा को साफ करें, हिंडन नदी को साफ करें, नर्मदा को बचाइए। सरस्वती आखिर सूख गई ना इतने वर्षों पहले, तो नदियों को बचाइए। नए पेड़ लगाकर हरित वातावरण बनाए रखना सभी के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार कटाई को रोकना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन संरक्षण करना। यानी अधिकार हम पर यह दायित्व डालते हैं कि अपने जीवन के बारे में सोचिए, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के बारे में भी सोचिए। इतना ही नहीं, कुछ अधिकार क्या करते हैं, सार्वजनिक भलाई की ओर हमें भेजते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हमें केवल आज के बारे में नहीं सोचना है, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया मिल सके। वो उनके लिए हकदार है, उनका हक है। इसके अभाव में वह उचित रूप से अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे। जरा ऐसे सोचिए, जो भी लोग 1950 और 60 में जन्म लिए होंगे उस समय पर्यावरण का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं दिखता होगा। 70 और 80 का दशक आते आते पर्यावरण का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन गया था।
90 का दशक आते आते इसके ऊपर सार्वजनिक रूप से विश्व के स्तर पर कार्यवाही होने लगी थी। हमारे पास कई उदाहरण हैं कि 70 से आगे हम बढ़ते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल है, कई सारे प्रोटोकॉल हैं जिसमें पर्यावरण को बचाने को लेकर बात हुई। परंतु ऐसे तमाम लोग जो उस जमाने में पैदा हुए उनको तो एक अच्छा वातावरण मिला, लेकिन आपको अच्छा वातावरण मिला, क्या वो लोग भविष्य के बच्चों के लिए अच्छा वातावरण छोड़ के जा रहे हैं? जैसे कि आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका क्या दोष है कि उन्हें दिल्ली की जहरीली हवा सांस के रूप में लेनी हो? आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका क्या दोष है कि भारत की नदियां दूषित हो रखी हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ये हम पे दायित्व डालते हैं अधिकार कि देखिए आपका अधिकार है पानी का, लेकिन आपका दायित्व है कि इस पानी को दूषित ना रखें। आपका अधिकार है कि तमाम जो पृथ्वी पर संसाधन है उसका उचित उपयोग करें, परंतु विकास तो ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी भी कर सके। इसीलिए आप लोगों ने शायद एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, यानी विकास हमारे ऐसा होना चाहिए कि आज का भी विकास हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उचित वातावरण बचा रहे। जैसे देखिए, अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें। हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं, यानी सार्वजनिक हित वाले हैं। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण को कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखना आदि ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई यानी सार्वजनिक भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी अवश्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है, इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती। तो ये एनसीईआरटी हमें बताती है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, अधिकार चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। मतलब हमें दूसरों के अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह मतलब नहीं हुआ कि मेरे पास कोई अधिकार है तो मैं दूसरों के अधिकारों पे हस्तक्षेप करता फिरूं। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति या भाषण या वाक का अधिकार है ना, मेरे पास बोलने का अधिकार है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन क्या इसका यह मतलब हुआ कि मैं दूसरे के अधिकारों का हनन करूं? क्या इसका यह मतलब हुआ कि मैं जाके घृणावाक बोलूं? हेट स्पीच आपने सुना होगा। क्या इसका यह मतलब हुआ कि मैं किसी जाति, किसी लिंग बोध, किसी धर्म के खिलाफ बातें करूं? जी नहीं, ये इसके दायरे में नहीं आता। व्यक्ति अपने अधिकारों के उपयोग द्वारा दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। मेरा अधिकार है कि मैं भारत में कहीं भी चाहूं तो आवागमन कर सकता हूं। अब मैं वाहन चला रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं और मुझे दिख रहा है ट्रैफिक जाम है, तो इसका यह मतलब है कि मैं दूसरों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा के ले जाऊं? जी नहीं। मेरा अधिकार है कि मुझे रेलवे में, ट्रेन में टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो भाई छोड़िए। यह मतलब नहीं ना हुआ कि किसी और के पास टिकट है उसको उठा के फेंक दूं कि तुम्हारी सीट पे मैं बैठूंगा। तो हमें समझ में आता है कि अधिकार कहीं से भी ये नहीं कहते कि हम दूसरों के अधिकारों से उनको वंचित कर दें, और किसी के अधिकार सभी के लिए समान और एक ही अधिकार के सिद्धांत द्वारा सीमित हैं कि सबको एक ही समान अधिकार मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए और उसके प्रति सम्मान भी एक ही प्रकार का होना चाहिए। ये भी अधिकार हमें बताते हैं। ही नहीं, इतना ही नहीं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी बताती है। ठीक है, ये दूसरा हुआ जो भी हमने समझा। अब देखिए एनसीईआरटी हमें तीसरा क्या बता रही है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। इसका उदाहरण बड़ा कमाल का है, देखिए यहां से समझिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है। ठीक है,
कई बार क्या होता है, आपने जाना होगा, कुछ लोग अपने आप को पेशेवर फोटोग्राफर कहते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं खुद को, पेशेवर फोटोग्राफर। अब इसमें क्या होता है, वो जगह जगह जाके अलग अलग तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाजत के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पे डाल दूं, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये आज के समय की तो बहुत बड़ी समस्या है। हम सब कई प्रकार के संबंधों में अपना जीवन जीते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई बार लड़के क्या करते हैं, वो एक खास प्रकार की तस्वीर जो है अपनी किसी महिला मित्र से मांगेंगे, और उसके बाद क्या पता लगता है कि उन्होंने उस तस्वीर को जाके गूगल पर डाल दिया, कहीं पे डाल दिया। मान लीजिए संबंध टूट गया, तो अब मर्द है तो मर्द की सोच है, मर्द को बड़ा खराब लगा तो उसने क्या किया, बदले की भावना से ओतप्रोत होकर ये काम कर दिया। ये कितना गलत बात है। इतना ही नहीं, ये अधिकार हमें एक और चीज देता है, हमें दूसरों को अपने साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, है ना, कि हमारा कोई मन पूरा नहीं हुआ, हमारा ये कोई, मेरा जो मन की वंशा थी वो पूरी नहीं हुई, तो मैं सजा याफ्ता करने के लिए या सजा देने के लिए इस प्रकार का कुछ करने जा रहा हूं। ये नहीं हो सकता। मतलब जब हमारे अधिकार दूसरे के अधिकार से संघर्ष में आते हैं, उनके स्वायत्त क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, तो ऐसे में हमें उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना होता है, उनके अधिकारों को भी बचाना होता है। ये दायित्व भी हमारे ऊपर है। लेकिन इन तीन के बाद एनसीईआरटी हमें एक चौथी बात समझाती है। देखिए, वो चौथी बात बड़ी दिलचस्प है। उस चौथी बात में एनसीईआरटी हमसे कहती है कि देखिए, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाई जाने वाली सीमाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, सरकारें क्या हैं, सरकार सभी को समान रूप से अधिकार मिले, इसके लिए जाहिर सी बात है कुछ उचित प्रतिबंध लगाती हैं, है ना, ये सरकार का काम है। देखिए, जो हमारा राज्य होता है, राज्य के भाग के रूप में जो हमारी सरकार है, इसका एक कार्य है, अगर सरकार चाहती है कि सभी को समान आधार पर अधिकार मिले, तो उसे इसे पूरा करने के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध भी लगाना होता है। यह सत्य है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई बार सरकारें क्या होती हैं, सत्तावादी हो सकती हैं। बहुत आसान है इसको समझना। अगर मैं एक नाम लिखूं, हिटलर, अगर मैं एक नाम लिखूं स्टालिन, अगर मैं एक नाम लिखूं मुसोलिनी, या आप सबने इनका नाम तो सुना ही होगा, गद्दाफी, या फिर सद्दाम हुसैन, है ना, ये सब किसके नाम हैं, ये तानाशाहों के नाम हैं। इनकी सरकारें कैसी थीं, इनकी सरकारें सत्तावादी थीं। तो देखिए क्या होता है, सत्तावादी सरकारें क्या करती हैं, उन कारणों को कमजोर कर देती हैं जिनके लिए वे अस्तित्व में आती हैं। सरकार किस लिए आती है, जॉन लॉक, पिछली कक्षा याद कीजिए, जॉन लॉक ने हमें क्या समझाया, हम सबने मिलकर एक बेहतर जीवन प्राप्त करने के लिए अपने कई सारे अधिकारों को थोड़ा सा कम किया और सरकार की स्थापना की। सरकार का काम है हमारे भलाई के लिए काम करना, और सरकार अगर यही बात भूल जाए और वो सार्वजनिक भलाई के लिए काम ना करते हुए अपने सत्ता को कायम रखने के लिए काम करने लग जाए, तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, सत्तावादी सरकार। और कई बार अक्सर ये पाया गया है कि सरकारें ये भूल भी जाती हैं, और ऐसे में वो राज्य के सदस्यों की भलाई का जो उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए वो अस्तित्व में आई हैं, इस उद्देश्य को ही भूला। इसीलिए यह सत्य है कि अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। ये सच बात है कि अधिकारों को आप संपूर्ण कभी नहीं कर सकते। फिर भी नागरिकों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें उनके अधिकारों पर गलत प्रतिबंध न लगाएं, असंवैधानिक प्रतिबंध न लगाएं, गैर कानूनी प्रतिबंध न लगाएं, अनैतिक प्रतिबंध न लगाएं। यानी कि अधिकार हम पे ये दायित्व डालते हैं कि
हम अपने अधिकारों पर चल रहे या लगाए जा रहे असंवैधानिक प्रतिबंधों के प्रति सचेत रहें, चौकस रहें, क्योंकि यही किसी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद है या आधार है। तो देखिए एनसीईआरटी हमें कैसे समझाती है। एनसीईआरटी कहती है नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंधें कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अक्सर क्या करते हैं, हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखें अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए यदि मान लीजिए प्रतिबंध खतरा बन जाएं, क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आजादी छीन लेने की इजाजत दी जा सकती है? उत्तर है नहीं। क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? बड़ा कठिन प्रश्न है ये। क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? जरा सोचिए, आप किसको फोन कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सबके फोन अगर टैप होने लग जाएं, क्या ये अच्छा होगा? इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि देखिए हमें यह समझना होगा कि मानना है कि अधिकार कभी भी संपूर्ण या सर्वोच्च नहीं हो सकते। हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ? देखिए अगर अब आप इसको सारांशित रूप से समझना चाहें, अगर मैं लिखता हूं एक तरफ अधिकार, और अधिकार के साथ यदि हम जोड़ दें दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारियां, है ना, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या समझ में आता है? हमें पहली बात समझ में आती है कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। ये बात तो हमें समझ में आई गई कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी क्या समझाती है? आइए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। इधर देखिए, यहां आइए, देखिए हमें एक और बात समझ में आती है कि ये क्या है। ये दरअसल समाज के पारस्परिकता को संबोधित करता है और यह भी बताता है कि जंगल का राज नहीं आना चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, यह हमें समझाता है कि देखिए अधिकार क्या है, हमें अपना योगदान भी देना चाहिए, राज्य के विरुद्ध दावे के रूप में है। तो देखिए इसको हम कैसे मॉडल बनाएंगे? मॉडल हम कई तरीकों से बना सकते हैं ना। तो एक सारांशित मॉडल कुछ ऐसा आएगा कि एक तरफ अधिकार और दायित्व क्या है? अधिकार और दायित्व हुए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा विचार, ये दिखाते हैं कि सामाजिक पारस्परिकता आवश्यक है। पहला बात हमें यह समझ में आता है, सामाजिक पारस्परिकता आवश्यक है, ये पहली बात सामने आई। दूसरा समझ में आया कि अधिकार क्या है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, है ना। ये क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, परंतु नागरिकों को कुछ योगदान भी देना चाहिए, जिसे हम सामाजिक हित के नाम से जानते हैं, है ना। ये हमें ओल्ड एनसीईआरटी बता रही है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तो ये विचार रहा, इस विचार के अलावा हमारे पास कुछ और बातें आती हैं, जैसे ये नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के दायित्व अधिरोपित करते हैं। नागरिकों के ऊपर दायित्व, जैसे कि सभी के अधिकारों का समान सम्मान, है ना, सभी के अधिकारों का समान सम्मान। दूसरा, सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखना। तीसरा, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए, तो विवाद की स्थिति में
संतुलन को बरकरार रखना, दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न करना, और चौथा अधिकारों की रक्षा के प्रति, अधिकारों की रक्षा के प्रति चौकस रहना, है ना। ये हमें बताती है न्यू एनसीईआरटी। ये हो गया न्यू एनसीईआरटी और ये हो गया हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी। और दोनों मिलकर हमें एक और बात समझाते हैं कि किसी भी समाज के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या हैं, जरूरी हैं, ये एक दूसरे के संपूरक हैं। इस प्रकार आपको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारियों के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जो हम लोग इसमें जो हमारा अधिकारों पर एक सैद्धांतिक लेक्चर चल रहा है, जो इसका चौथा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं मानवाधिकार। अब देखिए, मानवाधिकार के बारे में एक बड़ी कमाल के आपने रोचक कल्पना कर ही रखी है, इसको आपने समझा ही होगा। जब कभी भी आप मानवाधिकार को समझना चाहेंगे तो ये विचार बड़ा कमाल का है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ओल्ड एनसीईआरटी में जो 12वीं कक्षा की किताब है, इसमें पूरा का पूरा एक अध्याय है। ठीक है, क्या है? मानवाधिकारों पर पूरा का पूरा एक अध्याय है। और जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, उसमें जो कक्षा 11 की किताब है, जिसमें अध्याय का भाग, अध्याय में एक बड़ा भाग है जो मानवाधिकारों से संबंधित है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है। तो हमें समझ में आता है कि मानवाधिकार को समझना, इसकी एक बड़ी गंभीर समझ को विकसित करना हमारे लिए आवश्यक है। तो इस काम को भी हम लोग आज ही करके जाएंगे। हमारे पास अच्छा समय है तो इसको पूरा समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहले बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी, जो ये ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अधिकार अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन बन सकता है एग्जाम में। अधिकार क्या है? अच्छे जीवन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। वे लोगों के संपूर्ण विकास एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। माना इस बात को। और फिर ये हेरोल्ड लास्की के एक शब्द हैं। हेरोल्ड लास्की बड़े कमाल के राजनीति विज्ञानी थे। कानून और राजनीति इन दोनों पर लिखा करते थे। यहां तक कि उनके लेखन से स्वतंत्र भारत में कई सारे नेता प्रभावित भी थे, और उसमें एक नाम जवाहरलाल नेहरू का भी है और के.आर. नारायणन का भी है, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज तो नेहरू जी को याद करने का भी दिन है, पुण्यतिथि है, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू जी ने भारत के लिए क्या क्या योगदान किया। खैर, वापस लौटते हैं। तो देखिए, लास्की ने क्या बोला है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, एक तरफ तो ये एस्से का सवाल है, छात्र छात्राओं सीधा यहां से ऐसे आ सकता है, एक लाइन दे दिया, अब ऐसे लिखो। दूसरा क्या है कि बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अधिकार इसके लिए जरूरी हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है, विगत वर्षों में, भूतकाल में अधिकारों को लेकर कई प्रकार के विचार विकसित हुए हैं, और उन्हीं विचारों में से एक बड़ा कमाल का रोचक विचार है जिसे हम कहते हैं मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिसे सिद्धांत और प्रकृति में सार्वभौमिक माना जाता है। मतलब कि मानवाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिकार क्या है? सार्वभौमिक है। देखिए मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे उसका रंग कुछ भी हो, चाहे उसकी नस्ल कुछ भी हो, चाहे उसका आर्थिक संवर्ग कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी लिंग बोध से हो, चाहे उसकी यौनिकता किसी भी प्रकार की हो,
चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो दिव्यांग जन हो या सामान्य जन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात क्या है कि चूंकि वह एक व्यक्ति है, और व्यक्ति भी किस रूप का, चूंकि वह एक मानव है ना। सब परिस्थितियों में समझ आता है कि चूंकि वह एक मानव है, इसीलिए उसे कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए मानव होने के नाते, और ये सभी मानवों को प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए क्या कहलाते हैं ये, सार्वभौमिक मानवाधिकार। यह अवधारणा कि प्रत्येक मनुष्य मानव प्रजाति का सदस्य होने के कारण कुछ अधिकारों का हकदार है या उनका आनंद लेने का हकदार है, समय के साथ विकसित हुई है कि चूंकि हम मानव जाति के सदस्य हैं, इसीलिए हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए और इसका हम आनंद भी ले सकते हैं। दूसरा बड़ी बात, ये हमारा हक है। क्यों हक है? क्योंकि हम मानव जाति के सदस्य हैं। मानव अधिकारों की उत्पत्ति को जब आप खोजेंगे तो इसमें पुनर्जागरण की अवधि और ज्ञानोदय से हुए वैचारिक परिवर्तन के परिणाम थे। देखिए, पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के बारे में आप केवल इतना जानिए कि एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, और आप लोग एनसीईआरटी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अतीत में, और प्रॉस्पेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे इस पे मैंने एक शॉर्ट रील भी डाला था, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। आप जाइएगा यूट्यूब पे, आप टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, रेनेसा टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। खैर, मानव अतीत में एक समय आया जब पारंपरिक अध्ययन फिर से शुरू हुआ, जब धर्म, साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान में नवीन विचार आए, नवाचार हुआ। जैसे कि आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना हो, दा विंची, बड़े कमाल के वैज्ञानिक थे। तो ये जब नवाचार आए ना, तो इन्होंने दुनिया को देखने के हमारे तौर तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, और इसे ही हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। और पुनर्जागरण की वजह से जब यूरोप में ये होता है तो वहां पे नवीन विचार आते हैं। नवीन विचार धीरे धीरे क्या करते हैं, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, मानव के बारे में एक नया सिद्धांत करते हैं, नए शब्द लेके आते हैं, नए वैचारिक संकल्पनाओं को जन्म देते हैं, और इसके फलस्वरूप एक नए प्रकार का ज्ञानोदय, एक नए प्रकार का प्रबोधन हमें मिलता है। और आज की दुनिया जो है वो इसी का नतीजा है। जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, अरे अधिकार नहीं है, भगवान जो कहेंगे वही होगा। आज हम क्या बोलते हैं, नहीं, हम हैं, हम जो चाहे वो होगा, हम ये चाहते हैं, हम मनुष्य हैं, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलता है। इतना ही नहीं, मानवाधिकार के दर्शन में एक नए प्रकार के विचार ने भी काम किया, जिसे हम बोलते हैं मानवतावाद। ठीक है, ये बड़ा कमाल का दर्शन रहा, मानवतावाद। मानवतावाद क्या कहता है? देखिए, मानवतावाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मूल्य होता है और उसकी एक गरिमा होती है। तो पहला तो हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या है, एक खास प्रकार का मूल्य है और उस व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है। इतना ही नहीं, मानवतावाद ने एक और तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किया। मानवतावाद ने हमें समझाया कि देखिए, मानव की असीम रचनात्मक क्षमता में विश्वास कीजिए। यानी मानव के अंदर क्या है, मानव के अंदर असीम रचनात्मक क्षमता है, और इस क्षमता के बल चले मानव चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। आप सब लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग बड़ा ये सोचते हैं कि मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए होता है ना। और अक्सर मोटिवेशन के वीडियो में ये लिखा होता है या बोला जाता है कि आपके अंदर असीम क्षमता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और फिर बड़ा मोटिवेशन आपको आता है, फिर आप और मोटिवेशन वीडियो देखने लगते हैं। ये अलग बात है कि आप पढ़ाई नहीं करते होंगे, बार बार मोटिवेशन वीडियो देखते रहते होंगे। बहुत लोगों के साथ ये होता है। तो देखिए, आप लोग सोचिए कि वो कहाँ से आ रहा है, वो चिंतन कहाँ है, मानवतावाद में। इतना ही नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अपरिहार्य अधिकार होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे की गई थी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अविभाज्य हैं, जो कोई उससे छीन नहीं सकता। इन सब ने मानवाधिकारों की संकल्पना पर विशेष जोर दिया। इतना ही नहीं, जिसे हम बोलते हैं ना कील पे कील ठोकना, एक नया विचार और आया जब हमारे सामने दो क्रांतिकारी दस्तावेज आते हैं। एक दस्तावेज का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस या अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 1777 का यह दस्तावेज था। दूसरा था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 की, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन,
जाहिर सी बात है, मनुष्य शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि आज के समय पर इसे इस रूप में देखा जाता है। हालांकि ये मर्दों की घोषणा थी और उस जमाने में एक महिला थी ओलंपस दी गॉर्जेस, उन्होंने अपने बारे में बात की थी, महिलाओं की बात की जाए, और उन्हें भी अंत में मरवा दिया गया था। तो हम जानते हैं कि शुरुआत में केवल मर्दों को ये अधिकार मिले थे, बाद में सबके पास ये अधिकार पहुंचे। तो इन्होंने क्या किया, इन घोषणाओं ने निरंकुश शासन को समाप्त किया, लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना की और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की। मतलब हमें साफ दिखता है कि ये घोषणाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, बहुत आवश्यक थी। इन सब की वजह से समाज में क्या होता है, एक नए प्रकार का चिंतन आता है। जैसे कैसे निरंकुशता को समाप्त किया, अमेरिका में उस जमाने में इंग्लैंड के राजा का शासन था, उसे लोग तानाशाह मानते थे, या फ्रांस में भी ऐसा ही था, तानाशाही थी, एक एंशियन रेजिम हुआ करता था। इसको हटा के लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो इन सब ने मिलकर क्या नींव तैयार की, जिस नींव से मानवाधिकार विकसित हुए। इतना ही नहीं, अगर आप इसके समसामयिक रूप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। क्या हुआ, तो देखिए उपनिवेशवाद क्या था, बहुत सारे देश के लोगों को बहुत वर्षों तक गुलाम रखा गया। भारत 200 वर्षों तक रहा, साउथ अफ्रीका तो 1990 तक गुलाम रहा, उस दशक तक। तो उपनिवेशवाद। इसी प्रकार जब सत्तावादी सरकारों का उदय हुआ, जैसे कि मान लीजिए हिटलर हुए, स्टालिन, है ना, मुसोलिनी, इस प्रकार की फांसीवादी, बर्बर एवं आक्रामक शासन की जब स्थापना हुई, तब लोगों को समझ में आया कि भाई मानवाधिकार तो बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब हिटलर आ गया उसने मानवाधिकारों का हनन किया, जब स्टालिन आ गया उसने मानवाधिकारों का हनन किया, तब लोगों को समझ में आया कि अगर मानवाधिकार ना हो तो हमारे तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वहां पर दिखता है कि ये बहुत बड़े कारण रहे कि मानवाधिकार मजबूती से आए। ऐसे ही कई सारे उपनिवेशवाद झेल रहे मार देशों में लोग राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उदय हुआ, यानी कि आजादी मिलनी चाहिए। भारत में क्या हुआ, भारत में यही ना हुआ कि हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय मुक्ति की बात की, अंग्रेज हम पे राज नहीं कर सकते, तो इससे भी मानवाधिकार प्रेरित हुए। और सामाजिक प्रगति का जब विचार आया कि देखिए आपका समाज या किसी भी देश का समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक सबकी प्रगति सुनिश्चित न हो। अगर सबकी प्रगति नहीं हो रही है तो ऐसे समाज में विषमताएं बढ़ती हैं, सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है, और ऐसा समाज अंततोगत्व क्या करता है, ऐसा समाज हमारे पूरे के पूरे समाज को बर्बाद कर देता है, सामाजिक अस्थिरता को जन्म देता है, राजनीतिक अस्थिरता को भी उत्पन्न कर देता है। जब इस प्रकार की बात हुई तब हमें पता लगता है कि नहीं, हमें एक बेहतर समाज को बनाना चाहिए और उसके लिए संपूर्ण समाज की प्रगति के बारे में सोचना आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये वही दौर था जब विश्व दो बड़े युद्ध को झेल रहा था। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में मासूम लोगों की मृत्यु होती है, युद्ध में मासूम जाने जाती हैं, बच्चे मरते हैं, महिलाएं मरती हैं, बुजुर्ग मरते हैं, बिना बात के जिन लोगों ने कभी कुछ गलत ना किया हो उनकी भी मृत्यु होती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की संकल्पना विकसित हुई और इसके केंद्र में एक विचार शामिल था जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिकता का विचार। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मनुष्य किस देश का है, किस नस्ल का है, किस जाति से आता है, किस आर्थिक संवर्ग से है, किस प्रकार का अपना पोशाक पहनता है, उसके भोजन की क्या रीति है, उसके धार्मिक विचार क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात क्या है कि चूंकि वह एक मनुष्य है तो उसके मानवाधिकार होंगे जिनको सुरक्षित रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग लोगों के, अलग अलग संस्थानों के, और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या सरकारों का, और बड़े स्तर पर पूरे मानव जाति का दायित्व है। जैसे देखिए, मानवाधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति पुनर्जागरण के काल में देखी जा सकती है और कालांतर में ज्ञानोदय से भी इसकी उत्पत्ति का संबंध रहा है। इन कालों में मानवतावाद या मानववाद ने महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ और इसने व्यक्ति की अनुशंसा संबंधित मत को लेकर आगे बढ़ाया। मानवाधिकारों की समसामयिक अवधारणा एवं उनकी सर्वव्यापी प्रकृति एवं स्वीकृति भूतकालीन समृद्ध धरोहर पर आधारित है एवं इस अवधारणा में 20वीं शताब्दी के विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ शामिल हैं, जैसे कि 20वीं शताब्दी में उपनिवेश आदि उदाहरण। इसी प्रकार यह काल मानव इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्धों का भी साक्षी रहा है।
बड़े बड़े युद्ध हुए थे। तो इस प्रकार की बातचीत हमें एनसीईआरटी दिखाती है। इतना ही नहीं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी फिर एक नया विचार लेके आती है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, कि आखिर मानवाधिकार या मानवाधिकारों का अर्थ क्या होता है। तो आइए इसको समझना चाहते हैं। पहला, ये मुख्य तौर पर क्या है? ये मनुष्य के अस्तित्व यानी आपका वजूद, जो आपकी मौजूदगी है, आपका अस्तित्व, आपका कल्याण, किस प्रकार का कल्याण आपका होना चाहिए, मानव कल्याण के दायरे में क्या क्या आता है, साथ ही साथ मानवीय गरिमा और मानवता के सम्मान के मूल विषय के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब आपके वजूद का सम्मान होना चाहिए, आपके कल्याण की प्राथमिकता होनी चाहिए, आपकी मानवता का सम्मान होना चाहिए और आपके गरिमा को बरकरार रखना है। अब गरिमा शब्द का क्या अर्थ है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इतना ही नहीं, इसे बहुत ही बड़े स्तर पर न सोचें कि इसके दायरे में बहुत कुछ आता होगा। जाहिर सी बात है, मानवाधिकार है तो काफी कुछ आएगा ही, परंतु जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर न्यूनतम स्तर पे मौजूद कुछ अधिकारों की बात कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे अधिकार जो न्यूनतम है। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति को, चूंकि वह मानव समाज का हिस्सा है, इस आधार पर उसे प्राप्त होने चाहिए। जैसे सरलता से समझिए, भोजन प्राप्त करने का अधिकार या खाद्य सुरक्षा, एक बेहतर रोजगार, आवास, साथ ही साथ मान लीजिए हम कहते हैं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण का अधिकार, ये सारी बातें आप देखेंगे ना, अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक या भाषण का अधिकार, इन सब को हम किस रूप से जानते हैं? ये सब वो अधिकार हैं जो न्यूनतम अधिकार हैं। क्या इनके अभाव में आप कभी भी मानव के रूप में जिंदा रह सकते हैं? और उत्तर क्या होगा? जी नहीं, हम मानव के रूप में जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इन्हें न्यूनतम आधारों पर एक अधिकार के रूप में देखते हैं। और जब कभी भी आप इसको संकल्पना के रूप में देखेंगे तो इसके दो अर्थ बनेंगे। यहां से यूपीएससी हो सकता है आपसे एक बड़ा ही सैद्धांतिक प्रश्न पूछते। देखिए पहला क्या है? संकल्पना के रूप में पहला अर्थ है यह अंतर्निहित और अहरणीय अधिकार है। मतलब ये आपके अंदर क्या है? अंतर्निहित है, ये आपके भीतर मौजूद है। और इसी का दूसरा विचार क्या हो गया? ये अहरणीय है, मतलब इनका हरण नहीं हो सकता, इनका क्षरण भी नहीं हो सकता। मतलब इन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता, फिर चाहे वो देश की सरकार ही क्यों ना हो। ठीक है, ये व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये नैतिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को मानव होने के नैतिकता के आधार से प्राप्त होते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है मनुष्य की गरिमा को सुनिश्चित करना। अब फिर से गरिमा शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या अर्थ है अभी इसके बारे में हम जान लेंगे। दूसरा जो विचार है वो क्या है? ये वो अधिकार हैं जो कानूनी अधिकारों से संबंधित हैं, या यूं समझ लीजिए अगर मैं लिखूं, ये कानूनी अधिकारों का आधार है। ठीक है, ये क्या है? कानूनी अधिकारों का आधार है। मतलब क्या हुआ? जो हमारे कानूनी अधिकार होते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये दरअसल इन्हीं मानवाधिकारों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। भारतीय संविधान में एक बड़ा कमाल का अधिकार है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक है अनुच्छेद नंबर 17, एक है अनुच्छेद नंबर 23 और एक है अनुच्छेद नंबर 24। देखिए 17 क्या है? 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अस्पृश्यता शब्द को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। यह अपने आप में एक सवाल है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इन तीनों अधिकारों को भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में भी जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान में मौजूद मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या हमारे संविधान के अधिकारों के मुखपत्र में संवैधानिक अपराध की श्रेणी को स्थापित करते हैं। मतलब यदि कोई छुआछूत कर रहा है तो वह संवैधानिक अपराध कर रहा है। अगर कोई किसी से बेगारी करवा रहा है, जबरिया श्रम करा रहा है, बलात् श्रम करा रहा है, तो वह संवैधानिक अपराध कर रहा है। अगर वो मानवों का दुर्व्यापार कर रहा है, बच्चियों को बेच रहा है, स्त्रियों को बेच रहा है, यह एक संवैधानिक अपराध है। और यदि कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संकट वाली स्थिति
या परिसंकटमय स्थिति में काम करवा रहा है, मजबूर कर रहा है ऐसा काम करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? संवैधानिक अपराध कर रहा है। अब इसमें क्या है? इसमें हमें दिखता है एक तरफ विचार है छुआछूत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप छुआछूत वाला आचरण रखते हैं तो आप दूसरे व्यक्तियों को हीन भावना से देखते हैं या अपने से कमतर मानते हैं। यानी आपका यह मानना है कि ये इंसान मेरे बराबर का नहीं है, मेरी नजर में ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। जब आप किसी को खरीदते बेचते हैं तो आप उसे एक वस्तु के रूप में देख रहे हैं, एक पण्य के रूप में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कलम की तरह देख रहे हैं। ये नहीं तो कोई दूसरा कलम सही। यानी आप उसका वस्तुकरण कर रहे हैं, पण्यकरण कर रहे हैं। जब आप किसी बच्चे को परिसंकटमय स्थिति में, दुर्घटना वाली स्थिति में काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उसके साथ भी यही आचरण रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारे ये अधिकार हैं ये मानवाधिकार के विचार से निकले हैं। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार के विचार के केंद्र में है गरिमा का विचार, व्यक्ति के सम्मान का विचार। चूंकि व्यक्ति मनुष्य है तो उसके साथ कुछ खास प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। जो मानवाधिकार का विचार था वो रहा आधार, और उस आधार के ऊपर हमारा आया ये संवैधानिक और कानूनी अधिकार। यही बात यहां बताई जा रही है कि ये कानूनी अधिकार से संबंधित होते हैं। और जब आप आधुनिक विश्व के परिदृश्य में देखेंगे, यानी आज के समय की बात करेंगे, तो व्यक्ति के जीवन या प्राण की स्वतंत्रता या अधिकार कि उसका जीवन गरिमामय हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कि उसे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त या व्यक्त करने का मौका मिले, व्यक्ति के समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार को आज मानवाधिकारों के नैतिक और कानूनी केंद्र के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि इन्हें लागू होने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गारंटी की आवश्यकता होती है। देखिए ये बात क्यों कही जा रही है? अगर मानवाधिकार केवल एक नैतिक दावे के रूप में स्थापित हो तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो नैतिक दावा है उसी रूप से रहेगा, कोई माने चाहे ना माने। लेकिन अगर इसकी कानूनी गारंटी किसी रूप में स्थापित कर दी जाए तो जाहिर सी बात है जो कोई भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध दंड या दंडिक कार्यवाही जरूर होगी। तो इन्हें लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी की आवश्यकता होती है, और विश्व के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने और राष्ट्र के स्तर पर कई सारे राष्ट्र राज्यों ने इसे पूरा भी किया है। ठीक है, इसी प्रकार ये यहां पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा किस प्रकार से, चलिए ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए मानवाधिकार का अर्थ कैसे बताया गया है। राजनीति विज्ञान की अन्य अवधारणाओं की भांति मानवाधिकार शब्द को भी विभिन्न प्रकार से परिभाषित एवं समझा गया है, परंतु सामान्य और अंतिम विश्लेषण में यह परिभाषा है: मानवाधिकार मूलतः मानव अस्तित्व एवं कल्याण, मानव गरिमा एवं मानवता के सम्मान संबंधी विषयों के चारों ओर घूमते हैं। यानी एक तरफ हो गया मानव अस्तित्व एवं कल्याण जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मानव अस्तित्व एवं कल्याण, ये हो गया पहला। दूसरा हमें नजर आया कि मानव गरिमा, है ना, यानी जो मानव की गरिमा है। अभी आप गरिमा शब्द नहीं समझे हैं, उसका भी व्याख्या न्यू एनसीईआरटी में मिलता है। और तीसरा है मानवता के सम्मान, मानवता का सम्मान। अब देखिए आपके यूपीएससी क्या करेगा, ऐसे ही आपको ऑप्शंस दे देगा और उन ऑप्शन से आपको बेहतर उत्तर निकालना होगा। ठीक है, मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जिनका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति को अन्य किसी भी धारणा की अपेक्षा मानव समाज के एक सदस्य के रूप में करना चाहिए। अवधारणात्मक दृष्टि से मानव अधिकार के दो अर्थ होते हैं, ये दो अर्थ जो अभी हम लोगों ने समझा। इतना ही नहीं, ये अधिकार दरअसल निर्माण, कानूनी निर्माण प्रक्रियाओं के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कानून बन सके। और आज के समय पे स्वतंत्रता जो बात हम लोगों ने पढ़ी उसी को यहाँ पे बताया गया है। इतना ही नहीं, मानव अधिकार लगभग सभी समाजों में बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से प्रसारित किए गए हैं। मानव जाति की समानता के सिद्धांत को प्रत्येक संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं दार्शनिक परंपरा में भी देखा जा सकता है ना। ये बड़ा कमाल की बात है। जैसे मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जैसे राम राज्य की एक बात होती है, तो राम राज्य क्या था, जहां पे सभी को सम्मान मिले। इसी प्रकार
अगर हम बौद्ध परंपराएं की बात करें, बौद्ध परंपरा की, तो वहां पर भी आपको यही विचार मिलता है। इसी पर बौद्ध परंपरा में कोई भी जाति आधारित भेदभाव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सिख परंपरा की, तो गुरु के शब्द क्या है? गुरु नानक देव ने यही बातें की हैं। ईसाईयत में भी ऐसा ही है, इस्लाम में भी ऐसा ही है। इस्लाम तो मानव की समानता पर ही आगे बढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें नजर आता है कि प्रत्येक संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं दार्शनिक परंपरा में मानव अधिकारों के विचार को देखा जा सकता है। फिर भी मानव गरिमा के अतिक्रमण एवं विभिन्न आधारों पर जनता के अधिकारों के भेदभाव के मध्य पक्षपात के लिए राज्यों एवं समाजों द्वारा सदैव कुछ तर्क दिए जाते रहे हैं। यानी ये देखा भले ही जाता है कि प्रत्येक परंपरा में हो, प्रत्येक समाज में हो, लेकिन ये भी पाया गया है कि भेदभाव करने के लिए कोई ना कोई तर्क दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एडोल्फ हिटलर की, तो एडोल्फ हिटलर क्या बोलते थे? यहूदी लोग जर्मन लोगों के खिलाफ हैं, हो गया भेदभाव शुरू। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो ये कुछ बातें लिखी गई हैं और ये भी कहा गया है कि ये एक चिंता का विषय है कि कानूनी अधिकार होने के बावजूद कई शासन प्रणालियों ने घोषित समानता एवं गरिमामय मुक्त या गरिमायुक्त मानव जीवन को अस्वीकार करके नागरिकों के दमन एवं दबाव को जारी रखा है। यानी इसका उल्लंघन बार बार होता रहता है। अब इसके पृष्ठभूमि में कौन सी धारणा है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और ये हमें मिलता है, अब ओल्ड एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा न्यू एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि मानव अधिकारों की पृष्ठभूमि में आखिर कौन सी धारणा चलती है या किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहला है कि मानवाधिकारों की कुछ आधारभूत धारणाएं हैं। मसलन हमें यह बताती हैं कि सभी व्यक्ति कुछ चीजों के हकदार हैं, ठीक है। यानी ये एक प्रकार के हकदारी की बात कर रही हैं कि सभी व्यक्ति क्या हैं? कुछ चीजों के हकदार हैं। और अगर उन हकदारियों की बात की जाए तो वो उस चीजों के हकदार क्यों हैं? ये इसीलिए हकदार हैं क्योंकि ये मानव हैं, क्योंकि ये मनुष्य हैं, इसीलिए वो कुछ चीजों के हकदार हैं। ये पहली पूर्व धारणा है। दूसरी पूर्व धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। यानी सरल शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अनोखा है और मूल्यवान है। यानी उसका एक मूल्य है, आप उसे तुच्छ ना समझें, आप उसे किसी दूसरे के समतुल्य ना समझें। आप ऐसा ना समझें कि जिस प्रकार आप कपड़े खरीदते हैं या कुछ और करते हैं, उसी प्रकार आप मानवाधिकारों को भी बदल सकते हैं। ठीक है, आप ये ना समझें कि जिस प्रकार हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो अद्वितीय किस्म के अगर हैं और ऐसी सोच रखी जा रही है, तो ये तर्क बार बार दिया जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को तुलना कर सकते हैं, हम किसी को बदल सकते हैं, या हम किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को आके स्थापित कर सकते हैं। ये विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्ति समान हैं और किसी का भी जन्म किसी दूसरे की सेवा करने के लिए नहीं हुआ है। यानी व्यक्तियों के बीच क्या है? एक आधारभूत समानता है। एक ये विचार भी हमारे सामने मानवाधिकारों का तर्क देता है। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों ये बात कहना बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि अतीत में ऐसे समाज रहे हैं जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण पर आधारित थे। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, दास प्रथा। दास प्रथा में कुछ लोगों को दूसरों का दास बनाया जाता था। जैसे कि जाति, घनघोर जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो अपवित्र हों। और संरचना समाज की ऐसी है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है वही दूसरों की सेवा कर रहा है और उनकी सेवा कर रहा है जो उसका शोषण कर रहे हैं। और व्यक्तियों के बीच में ये क्यों चल पाया? क्योंकि उनके दिमाग में भी ये भर दिया गया और इसे ताकत से, सत्ता से, दबाव से स्थापित कर दिया गया कि व्यक्ति समान नहीं होते हैं। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि पुराने जमाने में ज्यादातर दार्शनिकों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि कैसे यह सिद्ध कर दिया जाए कि मनुष्य समान नहीं है। मानवाधिकार का विचार इसके विरोध में है। अब यहां पे एक बात से सतर्क रहिएगा
यहां यह बात नहीं हो रही है कि जो लोग आईएएस बनते हैं तो सभी को आईएएस बना दिया जाए समान, नहीं। यहां यह बात भी नहीं हो रही है कि हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा है, हर किसी की बौद्धिक क्षमता एक जैसी है, इसकी बात भी नहीं हो रही। यहां बात यह चल रही है कि मूलभूत अगर आधारों पर आप देखें तो व्यक्ति समान है, इसकी बात का सम्मान कीजिए, इस बात को समझिए। किसी को दूसरे का दास ना बनना पड़े, किसी को दूसरे के प्रति एकदम निर्भर ना रहना पड़े, यह समाप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपके बीच में समानता है तो सभी को अपना विकास करने के समान अवसर भी मिलने चाहिए। यह एक और पृष्ठभूमि में मौजूद विचार है। और इसीलिए आज के युग में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने जब अपने इस स्व से निकल रहे या समान स्व और स्वतंत्र स्व या समान आधारों पर अवसर मिलने चाहिए, जब इस विचार ने प्रबलता के साथ अपने पैर पसारे तो बहुत सारे समाजों में विद्रोह शुरू हुआ। जैसे कि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह, धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह, लिंग बोध के आधार पर भेदभाव और असमानता के विरुद्ध विद्रोह। यानी एक प्रकार से मानवाधिकार वो क्रांतिकारी विचार है जो समाज को ज्यादा बेहतर समान समाज की ओर अग्रसर करता है, ले जाता है। जो देखिए कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे कि दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, कुछ अन्य संघर्षों में सीमित सफलता ही मिली है, लेकिन आज भी ऐसे कई समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार प्रभाषित करने के संघर्ष में लगे हुए हैं। विविध समाजों में ज्यों की त्यों चुनौतियां बनी रहती हैं और उससे लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी हमें एक और बात बताती है। एनसीईआरटी हमें समझाती है कि हाल के समय में नए अधिकार भी जुड़े हैं, जैसे कि मानवाधिकारों के साथ साथ नए प्रकार के तर्क डाल दिए गए हैं। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था कि पहले मानवाधिकारों को बोला जाता था प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, जो ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति द्वारा दिए गए थे। आज के युग में इस प्रकार के अधिकारों का विचार हमें अप्रासंगिक नजर आता है और इसीलिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? हम करते हैं मानवाधिकार का प्रयोग। अब इस सब में एक प्रश्न रह गया। प्रश्न यह रह गया कि आखिर ये गरिमा, ये जो मूल्य शब्द है, इसका अर्थ क्या है? यह एक बड़ा ही वाजिब प्रश्न है कि हम इसे कैसे समझने का प्रयास करें। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति मूल्यवान होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के अभाव में उस व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं चल सकता। जब कभी भी ऐसी बात चलती है तो आखिर हम किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं, यह एक सोचने वाला प्रश्न है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आप बताइए आपकी गरिमा का क्या अर्थ है। मान लीजिए आपसे कोई ये पूछे कि जब आप कहते हैं कि आपका एक मूल्य है तो आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो न्यू एनसीईआरटी क्या करती है, हमें इसमें भी एक बड़ा कमाल का दर्शन देती है। आप सब देख पा रहे होंगे यहां पे न्यू एनसीईआरटी से मैंने मानवीय गरिमा के बारे में कांट का जहां भाग लिखा गया है न्यू एनसीईआरटी में, उसका एक स्क्रीनशॉट रखा है। ये इमैनुअल कांट की तस्वीर है। आज के युग में आप यूं समझ लीजिए, आपके जितने अधिकार हैं ना, उन अधिकारों को एक नया ढांचा और खास तौर पे नैतिक रूप में अधिकारों को समझना, मानवाधिकारों की बात करने में जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है वो और कोई व्यक्ति नहीं है, वो इमैनुअल कांट है। और इमैनुअल कांट के विचारों से मैं निजी स्तर पर भी काफी प्रभावित रहा हूं और आज भी इनकी एक एक बात जो इन्होंने कही है उसको बहुत ही गंभीरता से सोचता हूं और शुक्रगुजार हूं कि इमैनुअल कांट ने ऐसा लिखा। और एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की जो न्यू एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत की, उसमें यह पैराग्राफ है। अब प्रस्तावना में भी गरिमा शब्द आया था, हमने थोड़ा वहां समझा। आज पहली बार हम लोग गरिमा शब्द पर गौर करेंगे। तो देखिए, मानवीय गरिमा के बारे में इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इमैनुअल कांट इस प्रकार से बोलना शुरू करते हैं, हर चीज है या गरिमा, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनकी या तो कीमत होगी या उनकी गरिमा होगी।
जिसकी कीमत होती है, मान लीजिए किसी चीज की कीमत है, उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। मतलब ये संभव है कि मान लीजिए एक कलम है, डिजिटल कलम है, इसकी जगह मैं चाहूं ये खराब हो जाए तो दूसरा चीज ला दूंगा। ये डिजिटल बोर्ड है, अगर मैं चाहूं कि एक एडवांस लेवल का बोर्ड आए तो उसे ला दूंगा। मतलब या तो गरिमा होती है या कीमत होती है। जिस चीज की कीमत है आप उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज भी ला सकते हैं। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। यानी कि कीमत और गरिमा के बीच में एक विभाजन है। जो सबसे ऊपर है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ठीक है, जिसका कोई समतुल्य नहीं हो सकता, उसकी क्या होती है? गरिमा होती है। फिर कांट कहते हैं अन्य प्राणियों से अलग, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। यानी कि मनुष्य की कीमत नहीं है, मनुष्य की क्या है? गरिमा है। इसका क्या अर्थ है जरा देखा जाए। इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य हैं, मतलब कि उनका मूल्य इतना ऊपर है कि वो बहुमूल्य है, उनकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। देखिए छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी होती हैं, वही यहां समझाया जा रहा है। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं बहुमूल्य हूं, आप बहुमूल्य है, हर कोई बहुमूल्य है। ना तो मेरी कीमत है ना आपकी कीमत है। और अगर हमारी कीमत नहीं है और हम बहुमूल्य हैं तो क्या होना चाहिए? हमारे साथ एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो, गरीब या शक्तिहीन भी हो सकता है। शायद गरीब हो, अमीर ना हो, शक्तिहीन हो, शक्तिशाली ना हो। वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, चोरी करता हो, क्या पता जेल में हो, फिर भी वह एक मनुष्य है। और चूंकि वह एक मनुष्य है तो न्यूनतम ही सही, अरे कम ही सही, प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। यानी उसको सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह एक मनुष्य है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। मतलब अगर आपके पास गरिमा है तो सीधी सी मतलब है आपकी एक प्रतिष्ठा है और आपके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपके साथ व्यवहार भी होना चाहिए नैतिक। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था, एक बहुत बड़ी बात थी, जो सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मानवाधिकार भी इसी की बात करता है। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की जिसके दो आयाम हैं। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। कितना सुंदर बात है। हमें दूसरों के साथ उसी रूप में पेश आना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं कि वो हमसे पेश आए। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें तो मुझे दूसरों की इज्जत करनी होगी। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रेम करें तो मुझे दूसरों को प्रेम करना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सुने तो मुझे दूसरों को सुनना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास आजादी रहे बोलने की तो मुझे दूसरों को भी बोलने की आजादी देनी होगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ अपशब्द न कहे तो मुझे दूसरों को भी कोई अपशब्द नहीं कहना होगा। मतलब हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके द्वारा अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। ये पहला कानून, अधिकारों की नैतिक अवधारणा का पहला भाग कांट के अनुसार। दूसरा क्या है? हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। साधन और साध्य का अंतर, महात्मा गांधी की तरह, मनुष्य चूंकि बहुमूल्य है, चूंकि उसकी गरिमा है, चूंकि उसकी कीमत नहीं, हम किसी भी मनुष्य को
अपने स्वार्थ का साधन नहीं बना सकते, मनुष्य अपने आप में साध्य है। इसके बारे में बड़ा एक कमाल का उदाहरण है जो थोड़ा सा आपके हृदय को शायद झकझोर दे। आज से कुछ वर्षों पहले एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने बाद में आत्महत्या कर लिया। उन फोटोग्राफर को एक बड़ी कमाल की तस्वीर खींचने के लिए एक अवार्ड मिला था। तस्वीर क्या थी पहले उसके बारे में जान लीजिए। उस तस्वीर में किसी अफ्रीका के देश, अब मैं किसी इसलिए कह रहा हूं कि आप एक होमवर्क की तरह इसको लें, ये नहीं कि मैं सब बता दूं, होमवर्क कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। और अफ्रीका के एक देश में भूख से पीड़ित एक बच्चा चल नहीं पा रहा है और वो एकदम घुटने के अपना मुंह वहां घुसा के एकदम बस मुड़ के बैठ गया है। और उस बच्चे से मात्र 3-4-5 मीटर दूर एक गिद्ध बैठा हुआ है, गिद्ध। और गिद्ध आप सब जानते हैं कि वो इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा कब मरे और कब मैं इसका भक्षण करूं। ये तस्वीर भूख, मानवाधिकार, विश्व में असमानता, सबको एक तस्वीर ने कैद कर लिया था। तस्वीर वाकई बहुत बड़ी और कमाल की थी कि उस दृश्य को वो कैद कर पाई और उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। लेकिन फिर उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या आपने उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ किया? अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। वो बच्चा क्या बना? अवार्ड जीतने के लिए एक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना। तो ऐसी बात कांट यहां कर रहे हैं। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। तो कांट ने जिस प्रकार से अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया, यह हमें समझा रहा है कि गरिमा शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है। तो यह हमें न्यू एनसीईआरटी बताती है। तो गरिमा शब्द अब आप लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, दुनिया के स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा आती है, घोषणा आती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने मौलिक मानवाधिकारों या मानव के अधिकारों के चार्टर के लिए एक कमीशन बनाया था और उस कमीशन का काम था कि सभी के लिए मानवाधिकारों को सुनिश्चित करे, एक ड्राफ्ट तैयार करे। और चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को सभी राष्ट्र बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म, नस्ल के पूरा करें। ऐसी एक जवाबदेही हो, ऐसी एक प्रतिबद्धता हो। 1945 में इस कमीशन का गठन किया गया था और 10 दिसंबर 1948 को इस कमीशन ने एक बकायदा, मतलब उससे पहले ही अपना चार्टर में उसने प्रस्तुत कर दिया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस चार्टर को अपनाया था। इसीलिए इस दिन को हम विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो चार्टर है, इस चार्टर में बड़ी कमाल की बातें की गई हैं। मुख्य बात क्या है, देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, मतलब हम जन्म से स्वतंत्र हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं। हम तर्क और विवेक से संपन्न हैं, इसीलिए हमारे साथ एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इसी प्रकार एनसीईआरटी हमें समझाती है कि यदि आप मानवाधिकारों की मूल धारणा में जाएंगे तो आपको 2 प्रकार की बातें मिलेंगी। देखिए, यही बात है जो यहां पे मौजूद है। नंबर 1 कि स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हम स्वतंत्रता का अधिकार हमें जन्म से मिला है और समानता का अधिकार हमें जन्म से मिला है, एवं इससे उसको पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। दूसरा, विवेकशील एवं नैतिक प्राणी होने के नाते मानव पृथ्वी के अन्य प्राणियों से भिन्न है, अतः उसके अधिकार और स्वतंत्रताएं कुछ ऐसे होने चाहिए जो अलग हों, जो किसी के पास ना हो। विवेकशील हैं हम और नैतिक हैं। आज के समय पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे दावे जो हैं विश्व समुदाय के स्तर पर आ चुके हैं और पूरे विश्व में कई प्रकार के समूहों ने और समुदायों ने अपने मानवाधिकारों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है। उत्पीड़ित लोगों के हाथों में एक बहुत बड़ा ये उपकरण है जिसके द्वारा वो न्याय प्राप्त कर पाते हैं। और आज तो मानवाधिकारों की सूची इतनी बढ़ चुकी है कि इसमें
पर्यावरण संबंधी अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार आदि शामिल हो चुके हैं। अब देखिए ये एक न्यू एनसीईआरटी में हमें मिलता है। वही बात है, आप लोगों को बस समझाने के लिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट के रूप में डाल दिया था, तो थोड़ा सा मैं आपको केवल 2-3 बातें बता देता हूं। देखिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया वगैरह वगैरह। यह सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़वाने के लिए आगे बढ़ाया। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी उद्घोषणा, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय, शांति की आधारशिला है। मतलब सभी का गरिमा का सम्मान करना, सभी की स्वतंत्रताओं का सम्मान करना, ये विश्व शांति, विश्व न्याय की आधारशिला है वगैरह वगैरह। चूंकि मानव अधिकारों के उपहास तथा अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर ने किया उस बात को एक प्रकार से पृष्ठभूमि में रखा गया है। यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसीलिए विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यानी एनसीईआरटी हमें बता देती है कि मानवाधिकारों के पाठ को कैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं मानवाधिकारों का विकास, और देखिए मुख्य बात क्या है, मानवाधिकारों के विकास को हम 3 प्रमुख चरण में समझ सकते हैं या पीढ़ियों के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला है जिसे हम बोलते हैं राजनैतिक और नागरिक या सिविल अधिकार। दूसरा है जिसे आप सुरक्षा संबंधी अधिकार के रूप से देख सकते हैं, और तीसरा नवीन अधिकार है। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लूंगा, और ये सारी जानकारियां हमें सबसे अच्छे से ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास में मिलती है। ये बहुत ही सरल है, सबसे सरल टॉपिक है, तो इसे कर लिया जाए। देखिए सबसे पहला क्या है, पहली पीढ़ी है मुख्य रूप से व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसे हम लोगों ने पढ़ा भी है। जीवन हो गया, स्वतंत्रता, ठीक है, मतदान, संगठन बनाना, राजनीतिक दल बनाना या उसमें शामिल होना, है ना, ऐसे तमाम तरह के अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति आदि। जो द्वितीय पीढ़ी है इसे हम सुरक्षा उन्मुख अधिकार भी कहते हैं, और मुख्य तौर पर ये क्या है, ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। मतलब राज्य का यह दायित्व है कि वो ऐसे वातावरण को स्थापित करे जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति अपने सामाजिक अधिकारों को आगे बढ़ा सके, आर्थिक अधिकारों को आगे बढ़ा सके, है ना, और सांस्कृतिक अधिकारों को भी आगे बढ़ा सके। जो तीसरी पीढ़ी है वो हाल के समय में आई है। इसमें क्या है, इसमें जो विकासशील देश हैं, भारत हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, वेनेजुएला हुआ, यहाँ तक कि बांग्लादेश, कुछ हद तक श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन देशों ने इन अधिकारों को मजबूती प्रदान की। इसके दायरे में नई चिंताएं जो विकसित हुई हैं उसका जवाब मिलता है, जैसे कि पर्यावरण संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, विकास संबंधी अधिकार, सतत विकास के लक्ष्य हुए, व्यक्ति की जगह समुदाय के अधिकारों को भी उतनी ही वरीयता प्रदान करना, जैसे महिलाओं के अधिकार, है ना, जैसे मान लीजिए हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, मान लीजिए हम यौनिकता की बात करें, यौनिकता संबंधी अधिकार, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध, है ना, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब इसके दायरे में आते हैं
ये हो गए हमारे तीसरी पीढ़ी के मुख्य तौर पर मानवाधिकार। इसमें एक नया विचार है आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपना देश स्वयं चाहते हैं या अपने राज व्यवस्था संबंधी या राजकीय निर्णयों को स्वयं लेना चाहते हैं, तो उनको आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए भारत ने जो मांग की थी कि हमें आज़ादी चाहिए, ये हमारे आत्मनिर्णय का अधिकार था। इसी प्रकार मान लीजिए जितने भी उपनिवेशवादी समय में जितने भी रहे देश जिन्होंने अपनी आज़ादी की मांग की, तो उनके पास ये आत्मनिर्णय का अधिकार था। तो एक ये बात हमें यहाँ पर समझने को मिलती है। इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मानवाधिकारों को इनके सुचारू विनियमन, इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है कि इन्हें विधिक दर्जा दिया जाए, अन्यथा ये क्या है, ये नैतिक दावे के रूप में ही रह जाएंगे। इस बात को संयुक्त राष्ट्र ने भी समझा है और संयुक्त राष्ट्र ने दो बड़े अभिसमयों को अपनाया। ठीक है, इसे वाचा भी कहते हैं, आप चाहें तो इसको अभिसमय के नाम से भी जान सकते हैं। अधिनिर्णय भी आप कहते हैं, पर अभिसमय ज्यादा बेहतर। देखिए, पहला है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा, मतलब कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित कानून। दूसरा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा, मतलब कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल यानी नागरिक और पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक। देखिए, ये है क्या, ये जो अनुबंध हैं ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियां हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जब कोई देश इन दोनों को अपना लेता है, यानी पक्षकार बन जाता है, तो उसे अपने देश में इन अनुबंधों के अनुसार कानून बनाने होते हैं, और अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसे उस देश का अंदरूनी मामला नहीं माना जाता, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र ने और भी अनुबंध जारी किए हैं, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अनुबंध जारी हुआ, बच्चों के अधिकारों से संबंधित अनुबंध जारी हुआ, जो हमारे दिव्यांग जन हैं इनके अधिकारों से संबंधित उपबंध भी जारी हुआ है। और जब कभी भी होता है तो आपको रिपोर्ट देनी होती है और किस प्रकार आप इन अधिकारों को लागू करवा रहे हैं इसके बारे में जानकारी संयुक्त राष्ट्र तक भेजनी होती है। भारत इसका एक भाग रहा है और भारत ने इनको बकायदा एक प्रकार की मंजूरी दे रखी है। तो एक ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जहां तक भारत की बात है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 है ना। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि आप इस बात को समझ पाए। देखिए क्या डेट है, 10 दिसंबर 1948 है ना। तो हमें यह पता लगता है कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकार किया था। अब एक प्रश्न उठता है, उस समय क्या हमारे मूल अधिकार बन गए थे? तो आप इस बात को लेके हमेशा ताज्जुब नहीं रखिएगा अब कि मूल अधिकारों के बनने से पहले मानवाधिकार आ चुके थे, और हमारे संविधान के निर्माता तो दुनिया भर के संविधानों को पढ़ रहे थे, तो क्या उन्होंने मानवाधिकार को नहीं पढ़ा होगा? ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार डाले गए वो सारे के सारे मूल अधिकार मानवाधिकार से सरोकार रखते हैं। यहीं पे आपका एक PYQ भी पूछा गया था। तो आइए जरा कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? पहला ऑप्शन, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो चलिए ये तो सही है। अधिकार व्यक्तिगत हैं और इसलिए समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र हैं। जी नहीं, अधिकारों का एक पहलू होता है सामाजिक कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को रखना, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार महत्वपूर्ण है। जी नहीं, अगर नागरिक अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचेगा तो वो बड़ा ही स्वार्थी विकास करेगा। यह ऑप्शन भी गलत है। राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं कर्तव्य महत्वपूर्ण है। जी नहीं, जिन राज्यों में केवल कर्तव्यों पर जोर होता है वो राज्य बल पर चलते हैं, अधिकारों के हिसाब से नहीं, और ऐसे राज्य अस्थिर हो जाते हैं। राज्यों के अस्थिरता के लिए अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सम्मिश्रण प्लस संतुलन
दोनों आवश्यक हैं। तो उत्तर कौन सा हुआ? पहला। देखिए एनसीईआरटी का सवाल सीधा यूपीएससी ने पूछा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? कानून, स्वतंत्रता, विधि, स्वतंत्रता। यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है, बिल्कुल गलत। अरे भाई कानून ज्यादा हो तो स्वतंत्रता भी तो बढ़ सकती है। मूल अधिकार कितने सारे हैं, तो क्या हमारी स्वतंत्रताएं कम है? मूल अधिकार क्या है? मूलभूत कानून है, तो इतने सारे हैं, 13 से लेके आगे चल लीजिए, तो क्या आपके अधिकार कम है? तो ये पहला ऑप्शन गलत है। यदि कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। अभी तो ये सही है। देखिए कानून क्या करता है, वो स्वतंत्रताओं को एक वैधानिक दर्जा देता है, तो ये ऑप्शन सही है। अभी आजादी है तो जनता को कानून बनाना ही होगा, जी नहीं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम कानून बनाए, हमारे प्रतिनिधि भी तो बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, अधूरा है। यदि कानून बार बार बदला जाता है तो यह स्वतंत्रता के लिए खतरा है, जी नहीं। अब अंग्रेजों ने इतने कानून बनाए, फिर भारतीयों ने इतने संशोधन किए हैं, तो क्या वो हमारी आजादी के लिए खतरा है? ये निर्भर करता है कि कानून बदलने में मंशा क्या है। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अरे राज्य के अधिकार नहीं होते हैं, राज्य का प्राधिकार होता है। राज्य के विरुद्ध राज्य जो है उसके दावे होते हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में निहित हैं। अच्छा, और संविधान के बाहर अधिकार नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। संसद भी कानून बनाकर अधिकार दे सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, सुनाई दिया था कहीं? घंटी बजी है? आइए दिखाता हूं। देखिए थोड़ा सा पीछे चलें हम लोग तो हमें दिखेगा कि ये कहां लिखा हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में देखिए कितने अच्छे से इसको बताया गया था। जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। आइए देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए रुकिए, अभी बताता हूं मैं आपको। इसी में एक लाइन है जहां पे हमें ये मिलता है देखने को। ओल्ड एनसीईआरटी में दावे हैं, ठीक है ना। यदि राज्य के विरुद्ध हमारे कोई दावे हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन से यूपीएससी क्या करता है, आपसे सवाल पूछ लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात भी है। अधिकार बहुसंख्यक के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, जी नहीं। ऐसे कुछ अधिकार होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो हमें क्या पता लगा कि जब आप अधिकारों के बारे में एक अच्छी समझ बनाते हैं तो आपके पास कम से कम काफी सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। इसके अलावा यूपीएससी ने मानवाधिकारों पे सवाल पूछा है, मूल अधिकारों से जोड़कर मानवाधिकारों पे सवाल पूछा है, अधिकार और कानून के संबंध पर सवाल पूछा है। तो इसके बारे में चर्चा हमारी अगली कक्षा में होगी। कल की कक्षा में मैं आपके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त और भारतीय संविधान की अंतरात्मा यानी कि मूल अधिकार शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।